कि जनता की भलाई के लिए संत समाज खड़ा होगा और आने वाले समय में आप देखेंगे भारत के जगह जगह से संत खड़े होंगे और डेफिनेटली इस बार हम जीतेंगे और अगले 5 साल में आप देखेंगे फरीदाबाद की सूरत बदलते हुए। और ये श्योर है कि इस बार सांसद मैं बनूंगा, जनता जीतेगी और ये भ्रष्टाचार हारेगा। पार्टियों को दरकिनार करके भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए लोग वोट करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो देश में सियासी घमासान चल रहा है, इस बीच हरियाणा में भी काफी उठापटक देखने को मिल रहा है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी राजेंद्र देव जी। आज उनसे जानेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं और फरीदाबाद में जिस तरीके से ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ, क्योंकि इनके सामने 2 ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और एक जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इस बीच खुद एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे, इस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। और सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, आपकी क्या राजनीतिक समीकरण हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के और फरीदाबाद को लेकर के? आप सभी की इच्छाओं को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपके दर्शकों का। मैं तो श्रीमान जी यही कहना चाहूंगा कि हमारी सिर्फ एक ही टारगेट है, जो फरीदाबाद में भ्रष्टाचार हो रहा है। आज से पहले जितने भी, जैसा मुझे ग्राउंड पे जाता हूँ पता लगता है, लोग कहते हैं महाराज जी भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है लोकसभा फरीदाबाद में। तो इस भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए हम फरीदाबाद लोकसभा में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बार गुरुजी जो बाकी कांग्रेस हुआ, भाजपा हुआ, इन दोनों का ही मैनिफेस्टो अलग अलग तरीके का है। आप किन मुद्दों के साथ जमीनी स्तर पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमने भी एक मैनिफेस्टो बनाया है केवल फरीदाबाद लोकसभा का, क्योंकि अब लोगों के दिमाग में एक बात है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो ही केवल मैनिफेस्टो बना सकती हैं, वो केवल इंडिया लेवल का मैनिफेस्टो बनाती है। मैं एक निर्दलीय यहाँ से सांसद का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैंने जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के फरीदाबाद का मैनिफेस्टो बनाया है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि एक जो लोकसभा है उसका जो सांसद होता है वो उसका मालिक होता है, वो उसका राजा होता है और वो अपनी प्रजा को क्या देना चाहता है, क्योंकि एक लोकसभा को एक स्पेशल फंड मिलता है, उस फंड को लोग अपने तरीके से खर्च करते हैं। तो अगर मैं जीतता हूं तो मैं अपनी लोकसभा में जो मुझे बहुत ज़रूरत की चीज़ें लगती हैं, सबसे पहले मैं उनका खात्मा करके उसमें पैसा लगाऊंगा। तो मैनिफेस्टो मैंने अपनी लोकसभा का अलग से बनाया है। जैसे मुख्य तौर पे टोल टैक्स लगा हुआ है फरीदाबाद लोकसभा में, एक ही परिवार के 2 पार्ट कर दो आप। अगर मैं देहाती भाषा में कहूँ कि घर से नौहरे में जाने के लिए आपको पैसा देना पड़े, आपको असहज महसूस होगा। तो उस ये बीच के जो टोल हैं, जो एक लोकसभा को कंट्रोल कर रहे हैं, उस घर में ही आप पर्दा लगा रहे हो और पैसे मांग रहे हो, उसको खत्म कर दूंगा। सबसे पहला और सबसे स्ट्रांग मेरा जो पॉइंट है वो है टोल टैक्स को उखाड़ करके फेंक लो जी। और दूसरा क्वेश्चन गुरुजी ये है कि एक तरफ सांसद रह चुके हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, पहले भी रह चुके हैं और इस बार भी भाजपा से उनके प्रत्याशी टिकट दिया गया है। क्या लगता है कि आप उनके ऊपर कितना का अपोजिट इम्पैक्ट डाल सकते हैं और जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उनमें किस तरह साथ सकते हैं आप? देखिए, मैं अपोजिट कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनता की आवाज है कि फरीदाबाद में भ्रष्टाचार हुआ है और मेरा जो फोकस है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का है। अब वो कौन रहा है सांसद, क्या है वो मंत्री है, उसके पास क्या पावर है, वो जाने। जब मेरे पास पावर आएगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। इम्पैक्ट करने की बात आपने कही, तो वोटों से जीत मिलेगी, ना कि हवाबाजी से। तो वोट मुझे लेने हैं 7 लाख वोट जीतने के लिए, और मैंने उन 7 लाख वोटों पे अपना, जैसे कह सकते हैं गोरिल्ला वार, जैसे कहते हैं दीमक अंदर अंदर से काम कर देती है, तो मैंने उस तरीके से अपना जो सिनेरियो है, जो सिस्टम है, वो बिठा दिया है। और ये श्योर है कि इस बार सांसद मैं बनूंगा, जनता जीतेगी और ये भ्रष्टाचार हारेगा।
और कांग्रेस के जो महेंद्र जी हैं वो भी कांग्रेस से उनको टिकट मिला है, उनके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा रही है और सरकारों के अगर काम की बात की जाए तो वो अपने स्तर पर बताते आए हैं कि हमने ये काम किया, लेकिन आपको ये एज ए इंडिविजुअल कैंडिडेट देखा जाए, निर्दलीय आप उतरे हैं जमीनी स्तर पर, तो आप इन दोनों ही कार्यकालों को किस तरीके से देखते हैं और जनता को क्या कुछ और नया बताना चाहेंगे? देखिए, जनता ने कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा, दोनों को देखा। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, योगी जी जब से आए हैं वही स्टेट है जहां पर दिन में औरत को चलने में भी डर लगता था। आज रात को 12 बजे सोना पहन करके औरत निकल जाए, वहां क्या बदला? केवल एक संत बदला। स्टेट वही था, मुख्यमंत्री पद वही था, केवल एक संत आया जिसने भ्रष्टाचार का खात्मा कर दिया और आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। वहां पे औरत आदमी सब, धर्म वाले बेधर्म वाले सब सेफ हैं, सबका विकास हो रहा है। तो मैं तो एक संत हूं और मेरा काम है, संत का धर्म है कि अगर जनता में कोई परेशानी आए उसको दूर करना। तो मुझे परवाह नहीं है कौन किस पार्टी से आ रहा है, मुझे तो केवल वोटों का टारगेट है और वोट मेरे पास हैं, जनता मुझे वोट देगी। श्योर। ये जो बाकी पार्टियां हैं, इनके काम से आप कहां पर नाखुश नजर आए हैं? क्योंकि जिस तरीके से आखिर आपको उनके कुछ कामों में कमियां लगी हैं तभी आज आप मैदान में उतरे हैं, तो उन कामों को आप किस तरीके से देखते हैं और जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो त्रुटियां हैं, उन्हें आप थोड़ा साझा करिए। देखिए, ऐसा हुआ, मैंने एक यात्रा करी थी, 14 दिन में भूखे पेट रहा था। मैं फरीदाबाद बॉर्डर से लेके और करमन बॉर्डर गया था 14 जनवरी से 26 जनवरी तक। मैं गांवों के अंदर ठहरा, लोगों के बीच में रहा। लोगों ने एक चीज कही मेरे से कि महाराज जी, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और हमारे सांसद जी या जो हमारे राजा हैं, प्रतिनिधि करते हैं हमारा, वो आज तक हमारे गांव में ही नहीं आए और कोई भी काम नहीं हुआ। तो एक जो निधि होती है जो एक सांसद को मिलती है, अगर आप उसको भी खर्च नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका ध्यान कहाँ है? आप कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहे। तो हम टाइम देने के लिए तैयार हैं जनता को, और ये दिखाने के लिए चाहिए राम राज्य की बातें होती हैं। राम राज्य ऐसे नहीं आता कि मैं अपना विकास करूं, सबका विकास होगा तब राम राज्य आएगा। और ये एक चौंकाने वाले नतीजे इस बार फरीदाबाद में आएंगे, आप देख लेना। पार्टियों को दरकिनार करके भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए लोग वोट करेंगे और डेफिनेटली इस बार हम जीतेंगे। और अगले 5 साल में आप देखेंगे फरीदाबाद की सूरत बदलते हुए। तो जी, 5 ऐसे मैनिफेस्टो में जो आपने नोट डाउन किया है उनको बताइएगा, जो जनता के लिए बनाए हैं आपने। सबसे पहले तो टोल टैक्स, वो है सबसे बड़ी समस्या। दूसरा, पानी की निकासी। तीसरा, स्वच्छता। चौथा, इंडस्ट्रियल हब है ये फरीदाबाद। इंडस्ट्रीज से वसूली करते हैं लोग अपने लिए। मैं इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करके उनको ड्यूटीज दूंगा कि आप एक एक गांव गोद लीजिए और एक एक गांव का विकास करिए। स्वच्छता से लेके, डिस्पेंसरी से लेके, वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए आप काम करिए और वो कंपनियां तैयार हैं। हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं, फरीदाबाद में हजारों की संख्या में हॉस्पिटल हैं, लेकिन गांवों के अंदर झोला छाप डॉक्टर सुई लगा देते हैं और लोग मर तक जाते हैं, उनका कोई काउंटिंग नहीं होती। तो उस पे हमारा डिस्पेंसरी से लेके, पशुओं के रक्षक से लेके, और किसानों की अगर मैं बात करूं, किसान अपनी फसल बेचने मंडी के अंदर जाता है, वो भटकता रहता है, धूप में खड़ा रहता है। तो किसान भवन देने का हम काम करेंगे हर मंडी के अंदर। जब तक उसकी फसल नहीं बिक रही है तब तक वो किसान एक जगह उसको मिलेगी, वहां पर रह सकता है, रेस्ट कर सकता है। तो ये 5 चीजें मैंने अभी आपको बताई। वैसे 21 सूत्र हैं हमारे, जिनमें व्यापारी वर्ग भी भयभीत है। व्यापारी वर्ग को भी स्वतंत्रता से व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है, तो उनको भी हमने लिया है। शिक्षा को भी लिया है, स्वास्थ्य को भी लिया है, रोजगार को भी लिया है, धार्मिक स्थलों को भी लिया है। तो हर बिंदु को हमने इसमें कवर किया। और गौ माता की बात करी है, गौ माता हमारी रोडों पर पन्नियां खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर गौचारे की जमीन है जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो गौचारे की जमीन क्लियर कराएंगे और हर गांव की गायों को उन गौचारे की जमीन में रख रखाव रखने का काम करेंगे।
गुरु जी, एक आखिरी प्रश्न ये है आपके साथ कि जिस तरीके से अभी देश में सियासी घमासान चलता हुआ नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, अपने अपने मैनिफेस्टो में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर अगर हरियाणा की बात की जाए तो चुनाव होने से पहले ही मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है। आप इस चेहरे को किस तरह देखते हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, तो इन दोनों में क्या आखिर क्लैश ऐसा आया जिसकी वजह से चुनाव से 6 महीने 4 महीने पहले ही मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है? देखिए, ये सब नेता लोग हैं, ये अपना फायदा ढूंढते हैं। मैं एक संत हूँ, मुझे नेतागिरी नहीं आती। मुझे तो केवल एक आता है कि जिस प्रजा, जो लोग, जो हमारे भक्त हैं या जो प्रजा है, उसका भला कैसे किया जाए, ये तो अपना भला सोचते हैं। जैसे पार्टियों की आपने बात करी, ये पार्टी ये सोचती है कि किस चेहरे को आगे करने से हमें वोट ज़्यादा मिलेंगे, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन जनता बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार है, युग बदल रहा है। डेफिनेटली इनको भगा भगा के यहाँ से दम लेगी जनता, और फरीदाबाद से ये शुरुआत होगी। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर यही हिसाब रहा तो संतों को राजनीति में आना पड़ेगा, और ये नेतागिरी जो हो रही है भ्रष्टाचार की, ये खत्म कर देंगे। क्योंकि संत का काम है, संत तो अपना पिंड दान करके संत बनता है, वो तो मर चुका होता है। वो तो एक ही टारगेट रखता है कि मेरे जो भक्त हैं वो हमेशा खुश रहें। भजन भी करता है भगवान का अगर संत, तो वो अपने लिए नहीं करता, वो अपने भक्तों की भलाई के लिए करता है। कहते हैं ना, आशीर्वाद दे दो बाबा जी, तो आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? क्योंकि भजन करता है, उस भजन से दुखों को दूर करता है जनता के। तो अब आज का जो परिवेश है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जनता की भलाई के लिए संत समाज खड़ा होगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे भारत के जगह जगह से संत खड़े होंगे, क्योंकि संतों ने देख लिया कमान संभालनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये नेता लोग हैं, इन नेता लोगों को आपने बार बार देखा, अब की बार संतों को देख करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, जिस हिसाब से हमारे साथ इस समय स्वामी राजेंद्र देव जी थे और जिस तरीके से हमने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, फरीदाबाद में 25 मई को जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, और इसी बीच एक कैंडिडेट उतर कर आए हैं जो निर्दलीय हैं। क्या कुछ जनता का रुख होने वाला है, जनता की किन मुद्दों पर इनके सवाल होने वाले हैं, और जिस तरीके से इन्होंने अपने जवाब रखे हैं, जनता किस चीज़ों को लेकर के वोट देती है, ये सब फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया।